बांग्लादेश में हिंसा पर इंटेलिजेंस की एक बड़ी और बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। उसी से करते हैं शुरुआत। आज बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश, यह कह रही है रिपोर्ट। ढाका में हजारों लोगों के ऊपर हमले की प्लानिंग है और हादी के नमाजे जनाजा के दौरान या उसके बाद यह कोशिश हो सकती है। ढाका में आज फिर सुलग सकती है हिंसा की आग। तो विदेशी दूतावासों पर हमले की कोशिश होगी, यह भी जानकारी सामने आ रही है और सरकारी संस्थाओं को निशाना बनाया जाएगा। ढाका में बड़े पैमाने पर कत्लेआम और दंगों की तैयारी चल रही है। यह इस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है। 2 दिन से जो कुछ भी हुआ है बांग्लादेश में, उससे इस रिपोर्ट में जो दावे हैं उस पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि स्थितियां काफी खराब होती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सिस्टम पूरी तरह से कट्टरपंथियों के हाथ का खिलौना बांग्लादेश में इस वक्त है। और जो हालात है उसके बानगी ये 2 तस्वीरें आप जो इस वक्त देख रहे हैं वही हैं। तो बांग्लादेश में जो हालात हैं उस पर लगातार हम आपको खबरें दे भी रहे हैं और तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में यह स्थिति कहां तक जाएगी। जो रिपोर्ट है उसमें तो यही दावा है कि मामला तख्ता पलट का है। मामला जबरदस्ती दूतावासों पर हमला करके, सरकारी संस्थाओं पर हमला करके पूरी तरह से कट्टरपंथियों की कोशिश के कंट्रोल अपना बनाए और आने वाले समय में बांग्लादेश की जो पहचान है उसको खत्म कर दे। तो बांग्लादेश में आज तख्ता पलट को लेकर ये सारी बातें कही जा रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है? देश भर से जिहादी ढाका पहुंचेंगे, ये पहली जो जानकारी सामने आई है। तख्ता पलट के लिए वो जुटेंगे, यानी तख्ता पलट के लिए जिहादी जमा होंगे बांग्लादेश में, ढाका में, और नई सरकार बनाना चाहते हैं कट्टरपंथी। याद होगा आपको कि चुनाव का ऐलान हो चुका है और उसके पहले ये सब कुछ बहुत कुछ कहता है। मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाने की भी योजना है। मोहम्मद यूनुस जो एक सॉफ्ट चेहरा सा बने हुए हैं उसी जिहादी सोच का। और हादी की नमाजे जनाजा के दौरान हिंसा की एक बार फिर से खबरें सामने आ सकती हैं। हिंसा की बड़ी कोशिश हो सकती है। ढाका में बड़े पैमाने पर कत्लेआम और दंगे की तैयारी है और बांग्लादेश में यह कोई नई बात नहीं रह गई है। पिछले कुछ महीनों के हाल देखें तो विदेशी एम्बेसी को टारगेट बनाया जा सकता है। तो सवाल यही है कि बांग्लादेश में हालात कितने गंभीर हैं, ये आशंकाएं, ये जो डाउट्स हैं या ये जो डर है, ये कितना सही है। मजरूल इस्लाम खान हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। मजरूल साहब, वेलकम। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे, क्या रीड कर पा रहे हैं आप? मीडिया हाउसेस को जलाया गया, जर्नलिस्ट को निशाना बनाया गया, हिंदू युवक को जला दिया गया पेड़ से लटकाकर, अभी भी हमले जारी हैं। 2 दिन से बांग्लादेश जल रहा है। क्या हो रहा है बांग्लादेश में, क्या होने वाला है, क्या आप देख पा रहे हैं? Let me add another one sector, that is cultural activists of Bangladesh. There are बांग्लादेश पे कुछ संगठन हैं जो गाना बजना करते हैं, आवृत्ति करते हैं, कॉमन प्रैक्टिस, लिटरेचर पे कॉमन प्रैक्टिस करते हैं। इन्हीं संस्थाओं पर भी हमला हुआ है और इन्हीं दौरान सारा बांग्लादेश से रिएक्शन आया है। आप एक साइड देख रहे हैं कि कुछ आम पीपल जो ये सब दंगा हंगामा चला रहा है। दूसरी ओर ये भी है कि देयर आर सिविल सोसाइटीज एंड ओपन माइंडेड पीपल जो इस कार्रवाई की विरोध कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जाति संघ इसको के तो और से एक क्या बोलते हैं, जाति संघ की तरफ से ये बताया गया कि दे आर कंसर्न अबाउट बांग्लादेश इश्यूज एंड दे आर नॉट थिंकिंग दैट दिस सिचुएशन शुड गो ऑन। दैट मीन्स ये जो हादी का हत्या है, ये जो इंटरनेशनल लेवल का इंग्लिश में न्यूज़पेपर और मीडिया पे जो हमला हो रहा है, इसके मेन टारगेट था इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ करने का। बट ये अटेंशन चाहिए क्यों? ये अटेंशन चाहिए क्यों मजरूल साहब? क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसकी चर्चा, अनस्टेबिलिटी दिखाया जाए कि बांग्लादेश पे अनस्टेबिलिटी चल रहा है, सो सामने वाला जो इलेक्शन आ रहा है वो इलेक्शन पर ये इसका एक प्रभाव डेफिनेटली क्या इलेक्शन नहीं कराने के बारे में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिसके रेफरेंस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी
including India and others, they will ask Bangladesh government to make the first ensure the law and order, बिल्कुल under control. Then they will. शायद आपका अनुमान ये सही हो, लेकिन स्थितियां तो ऐसी लग रही हैं कि पूरा का पूरा बांग्लादेश ही जलाने के लिए एक ग्रुप आमादा है। और जिस तरह की हत्याएं हुई हैं, ईश निंदा के मामले को बताकर दीपू की हत्या कर दी गई, तो सवाल यह है कि इसका कनेक्शन चुनाव से कैसे है? यह कट्टर पंथ का उभरता हुआ वो चेहरा है जो बांग्लादेश में अब सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बर्निंग बांग्लादेश में हिंसा के डे 3 में क्या हो रहा है। तीसरा दिन है, वो घटना है जो बताती है कि हिंसा बड़ी साजिश का एक हिस्सा है, कैसे चुन चुनकर अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। चलिए वो जानकारी आपके सामने, बर्निंग बांग्लादेश का डे 3 और डे 3 से जुड़ी जानकारी। आवामी लीग के हिंदू नेता कनक दास पर हमला होता है और उदीची के ऑफिस में आगजनी की गई। पूर्व मंत्री अनीस के घर को जलाया गया और धान मंडी पर कट्टरपंथियों का हमला हुआ। जिहादियों ने आईएसआईएस के झंडे भी फहराए हैं। तो आप देखिए कि आईएसआई के फ्लैग्स भी यहां पर अब दिखाई दे रहे, खुलेआम दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीरें आप सभी दर्शकों को हमने दिखाई भी हैं। मजरूल साहब भले ही वो कह रहे कि इसका सीधा कनेक्शन सिर्फ चुनाव से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आईएसआईएस का फ्लैग इस तरीके से दिखाई देना भी एक बड़ा कंसर्न रेज करता है। ब्रजेश सर, सवाल यह है कि बांग्लादेश को कौन जलाना चाहता है? क्या ये आईएसआई यानी पाकिस्तान की ही सोच साजिश है, या फिर बियॉन्ड उसके आगे भी आप कुछ देख पा रहे हैं? रवि, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। बांग्लादेश हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेबर है और पिछले करीब 15-16 महीनों से जो वहाँ गड़बड़ चल रही है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ना कि वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा है। ये जो गड़बड़ियाँ दिखाई हुई हैं, इनका जो लिंक है, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, इनके पावर स्ट्रक्चर का है और इलेक्शंस का है। इसके पहले मैं एक मिनट लूँगा समझाने के लिए इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर हम देखते हैं कि साउथ एशिया के जो देश हैं, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश और उत्तर में नेपाल से लेके श्रीलंका तक, दुनिया का 25% आबादी यहाँ बसती है। 200 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं जी। दूसरी बात, एक दूसरे के अंदरूनी देश के जो इलेक्शंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका महत्वपूर्ण होता है। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो हिंदुस्तान बहुत भावी रहता है। हिंदुस्तान में जब बात करते हैं तो पाकिस्तान टेररिज्म की ही बात करते हैं। इसी तो सवाल यही है ना कि आखिर कौन बांग्लादेश को जला रहा है? सवाल तो यही है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो बांग्लादेश के अंदर करीब 16 या 12 फरवरी को चुनाव होने हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, क्योंकि इसके अंदर मेजर चेंजेस आ सकती हैं। एक होगा कि जीतेगा कौन सी पार्टी जीतेगी, और दूसरा उनका एक जुलाई ऑर्डिनेंस करके बना के रखा कि क्या क्या चेंजेस आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो पावर है, तो यानी आप भी मान रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये जो हिंसा हुई है, इसका एक कनेक्शन इस बात से भी कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बांग्लादेश शायद बदलता, शायद स्थिरता आती, और वो एलिमेंट जो नहीं चाहते ऐसा, वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। इस पर हम आगे और विस्तार से आपसे समझेंगे। और देखिए, बांग्लादेश में हिंसा की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आपको बर्निंग बांग्लादेश की कुछ तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं कि आखिर हालात बांग्लादेश में कैसे हैं। बांग्लादेश में आधी रात फिर से हिंसा भड़की है और हथजारी के सांसद अनीस के घर पर हमला हुआ। पूर्व जल संसाधन मंत्री का घर जलाया गया। आवास में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अभी भी हमले हो रहे हैं। और आपको बता दें कि झुनैदा में कनक कांति दास पर हमला किया गया। अवामी लीग के हिंदू नेता का घर जलाया गया। कट्टरपंथियों ने हिंदू नेता के घर में आगजनी की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। कारण बहुत सारे बताए जा सकते हैं, लेकिन हर बार निशाने पर हम देखते हैं कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं और एक बहुत ही ब्रूटल मैसेज भी देने की कोशिश की गई पिछली बार जो तस्वीर सामने आई उससे। और ढाका में जिहादी कट्टरपंथियों का तांडव देखने को मिल रहा है। जिहादियों की उदीची के ऑफिस में आगजनी, उदीची सांस्कृतिक केंद्र का ऑफिस जला दिया गया।
तोपखाना रोड पर कट्टरपंथियों ने नारेबाजी की है। और ढाका में उदीची कार्यालय पर हमले का विरोध, सैकड़ों लोग ढाका की सड़कों पर उतरे। कट्टरपंथी हमले के विरोध में नारेबाजी भी लोगों ने की है। और जिहादी कट्टरपंथियों को यूनिस सरकार में खुली छूट मिली है। ढाका में फिर धान मंडी पर कट्टरपंथियों ने हमला किया। शेख मुजीब के आवास को पूरी तरह से गिराने की कोशिश की गई और जिहादियों के ने खुलेआम आईएसआईएस के झंडे लहराए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धान मंडी की। ये देखिए, एक तरफ तो मुजीबुर के मकान को पूरी तरह से ध्वस्त करने की सनक सवार है इन लोगों पर, हाथों में बड़े बड़े हथौड़े लेकर ये पहुंचे। आप देखिए ये लोग कौन है, अंदाजा लगाइए। और दूसरी तरफ आप एक झंडा भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए आईएसआईएस का झंडा यहां लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बांग्लादेश किस आग में जल रहा है, ये झंडा बताने के लिए काफी है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 48 घंटे से कहां हिंसा हो रही है, कुछ जगहों के नाम आपको बता रहे हैं जहां जहां इस वक्त हालात खराब हुए हैं। पहला तो राजधानी ढाका में ही स्थितियां ठीक नहीं हैं, जहां पर हिंसा की ऐसी घटनाएं सामने आई। दूसरा है चिटगांव, जहां से खबरें सामने आई, तस्वीरें आई। उसके बाद राजशाही, भालुका, नेत्रकोना, जमालपुर और झालकाठी में हिंसा आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। कट्टरपंथी ताकतें कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त आग लगा रही हैं, इसका साफ साफ प्रमाण है। ये मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मजरूल साहब कह रहे थे कि चूंकि चुनाव आने वाले हैं और उसके पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश हो रही है कि भाई हालात ठीक नहीं है, चुनाव को आगे कर दिया जाए। लेकिन ये जो झंडा मुझे दिखा आईएसआईएस का, अब इसके बाद क्या चुनाव, क्या लोकतंत्र, क्या कंपोजिट कल्चर, अगर ऐसे लोग फादर ऑफ नेशन के घर के ऊपर चढ़कर झंडा लहराकर एक मैसेज दे देते हैं, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश डिवाइडेड। एक वो लोग जो बांग्लादेश के पुराने कल्चर के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है, उनके संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ हाथों में झंडा लिए हुए ये जिहादी, ये कट्टरपंथी। देखिए, बांग्लादेश में जो उदारवादी तत्व हैं, जैसे मजूर साहब भी कह रहे थे, उनको ये उम्मीद है कि अभी भी वो बांग्लादेश को बचा पाएंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि बीते 16 महीने के दरमियान या बीते 18 महीने में जो कुछ होता जा रहा है, तेजी के साथ बांग्लादेश, आप कहें ईस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान, जिहादिस्तान, जो भी इसका आप नाम दें, लेकिन उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रमाण आप देख रहे हैं आईएसआईएस के झंडे। ये एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है। देखिए, अफसोस की बात तो यह है कि बांग्लादेश में आज की तारीख में जो जुल्म सितम हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी 10% रिपोर्टिंग भी हम करके नहीं दे पा रहे हैं, वरना जिस तरह के हालात हैं वो और ज्यादा भयावह हैं। अब बची बात कि चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये बस उम्मीद पर ढाका कायम है, लेकिन इस बीच में गंगा नदी में बहुत कुछ बहकर जाने वाला है और उसमें बांग्लादेश की आइडेंटिटी, उसका अस्तित्व भी चले जाएगा। ये नहीं कि हम भारतीय पत्रकार केवल इमोशन के तहत ये कहते हैं, ये दुनिया भर का ट्रेंड है। देखिए, जब आप जिहादियों का, जब आप कट्टरपंथियों का अपने हक के इस्तेमाल करेंगे, में चिंता यही है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पॉलिटिकल चेंजेस तो होते ही रहते हैं, लेकिन एक पूरी की पूरी सोसाइटी का कैरेक्टर बदल जाना, बांग्लादेश जो है वो ना रहे, ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता की बात है, भारत के लिए भी और खुद बांग्लादेश के उन लोगों के लिए भी जो बांग्लादेशी होने का प्राउड रखते हैं अपने ऊपर। और देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, उसका एक केंद्र बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं, क्योंकि उनको निशाना बनाया जा रहा है। जहां हिंसा हुई वहां के कुछ आंकड़े जल्दी से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा हुई और वो जगह और किन किन को टारगेट कैसे किया गया, ये देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ढाका की। ढाका जो कि राजधानी है, वहां पर जो मुस्लिम जो आबादी की बात करें 93% और हिंदू आबादी की बात करें 6%। और देखिए, जो हमलों का जो निशाना रहा है उसमें क्या स्थिति रही होगी, कहां कहां दंगे हुए, वो जगह देखिए। चिटगांव, जहां पर मुस्लिम आबादी 90%, हिंदू यहां पर 7%। दंगे जहां हुए उसमें राजशाही है 93% मुस्लिम, 5% हिंदू, वहां पर पॉपुलेशन।
भालुका की बात करें, वहां पर 96% मुस्लिम पॉपुलेशन फॉर 4% हिंदू। और इसके अलावा नेत्रकोना में भी ऐसी ही स्थिति रही है। जमालपुर की बात करें या फिर हम झालाकाठी की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त स्थिति खराब है और यहां पर हिंदुओं को टारगेट भी किया गया। कई सारी कहानियां आ रही हैं और जैसा कि मनीष भी कह रहे थे कि ये बहुत मुश्किल है हालात में, इस हालात में यह भी मान लेना कि एग्जैक्ट रिपोर्टिंग हो पा रही होगी, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो पा रही हो, क्योंकि जो आदमी, सुशील सर, जो आदमी इस वक्त बांग्लादेश का चेहरा बना घूम रहा है, यूनुस, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करे कोई कि फेयर तरीके से रिपोर्ट्स भी आएंगी, सच्चाई भी बाहर आएगी? क्योंकि ये आदमी तो कट्टरपंथियों, जिहादियों और पाकिस्तान के आईएसआई के हाथ की कठपुतली बना बैठा है। अमित, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जरा सा मैं इसके बारे में बताऊं कि जो ये दुर्घटना हुई, उस्मान हादी को का जो मर्डर हुआ, अब जिस तरह की वो रिपोर्ट आ रही हैं, तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए इस बारे में कि इससे किसका फ़ायदा हो रहा है। जो मेरा अपना असेसमेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि जमात इस्लामी और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको जो दिख रहा था कि अगर इलेक्शन होंगे तो उनको ट्रैक्शन नहीं मिलेगा और उनकी जो पकड़ है सोसाइटी पे, जो कोशिश कर रहे हैं वो उनको नुकसान हो रहा था। दूसरा, वो पाकिस्तान जिसके बारे में भी बातचीत हो रही थी, वो भी बहुत कब्जा करने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपना वो फॉर्मेट वहाँ लाना चाहते हैं जो पाकिस्तान में फॉर्मेट है कि जो सिविलियन अथॉरिटीज़ हैं उनको अंडरलाइन कर, वो जो अंडरमाइन किया जाता है। और अभी कुछ रिपोर्ट आ रही हैं कि अक्टूबर में वहाँ पे आईएसआई का सेल की स्थापना हो गई है ऑलरेडी पाकिस्तान हाई कमीशन में। तो ये मर्डर जो है मेरे ख्याल से एक सोची सहित समझी साजिश थी। और जिस तरह से इसको नैरेटिव को उन्होंने बनाया, पहले उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाई कि वो जो एक्यूज जिसने मारा है वो भारत चला गया। अब वहाँ की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है ढाका की, वो कह रही है कि नहीं, वो भारत तो आया ही नहीं है, भारत का कोई मतलब ही नहीं है इससे। तो लेकिन जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो ये बनाया जा रहा है एंटी हिंदू, एंटी इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। और लिबरल फोर्सेस, उसमें तो कई सारी चीजें आई हैं। फैसल नाम बताया जा रहा है, एक व्यक्ति जो तस्वीर भी आई थी बाइक पर जो हमलावर सवार थे, और उसकी गर्लफ्रेंड ने यह कबूला भी है कि उसने एक दिन पहले कहा था कि बांग्लादेश को पूरी तरह से हिलाने वाला काम करने जा रहा हूं। मजरूल इस्लाम साहब, अब सवाल तो कुल मिलाकर यही है कि बार बार जब भी कुछ हो रहा है तो एक जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मतलब आप उसको चाहे जो कह लीजिए, लेकिन जो परसों रात को तस्वीर आती है कि एक युवक को पेड़ पे लटकाकर आग लगा दी जाती है, ये मर्डर नहीं है सर, इट्स अ बियॉन्ड मर्डर, इट्स अ ब्रुटैलिटी एंड इट्स लाइक अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ब्रुटैलिटी। द पीपल, जो वहां पर लोग मौजूद थे, वो दुनिया को दिखा रहे थे कि हम ऐसे हिंदुओं के साथ क्या कर सकते हैं, कितना क्रूर हो सकते हैं हम। ये तस्वीर सिर्फ मर्डर नहीं है, ये टेरर है। No killing is accepted, okay, in our civil society or in our regular society. ये यूनुस भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं, लिप सर्विस कर रहे हैं। हो रहा है, बांग्लादेश में किलिंग्स हो रही हैं सर, आप मानते हैं ना इस बात को? Let me point out, ये जो लोग मारे गए वो इनोसेंट थे कि नहीं थे, आप बताइए। उनका क्या कसूर था कि उनको ऐसे मार के जिंदा जला दिया जाए और दुनिया को दिखाया जाए कि देखो बांग्लादेश में ऐसे होता है हिंदुओं के साथ? ये मैसेज कैसा है, आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं। This is definitely a very bad message for the international world as well as the regular society. आपको एक बात, first let me tell you one thing. वो जो आईएसआई की फ्लैग आप बता रहा है, उन पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये व्हाइट क्लॉथ पे है। I don't think that ISI would be able to openly active in Dhaka. That is my observation. डिटेल इंटेलिजेंस की खबर पे आ सकते हैं। और दूसरी बात, जो हिंदू या मुस्लिम, नो मैन कैन बी ट्रैक्ड बाय हिज रिलीजन, ही इज अ ह्यूमन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जिन लोगों ने ये काम खुलेआम किया है, ये धिक्कार की। मजरूल साहब, हमारी चिंता क्या है? देखिए मजरूल साहब, हमारी चिंता क्या है? ये बात सही है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फर्क है उस्मान हादी की मौत पे और दीपू दास के मौत पे फर्क है।
उस्मान हादी को 2 आदमी आते हैं, गोली मारता है, वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वो कहीं भी हो सकता है, वो दिल्ली में हो सकता है, वो न्यूयॉर्क में हो सकता है, वो लंदन में हो सकता है, पेरिस में हो सकता है। लेकिन दीपू दास के मामले में घटना ये घटती है कि एक आदमी को आप पेड़ पर लटका देते हैं, जला देते हैं, और सैकड़ों लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हुए उसे सेलिब्रेट करते हैं। जब ये सेलिब्रेशन होता है तो ये तो मतलब मिडिल ईस्ट की जो बार्बरिक इंसिडेंट है। मनीष, इसमें एक और ऐड करूंगा सर, अगर आप जाएं वापस और उस वीडियो को देखें तो पीछे से जो उसमें नारे लगाए जा रहे हैं, जो स्लोगन्स आ रहे हैं, वो सुन के और आपको दुख होगा। आप देखिए कि उनके पीछे जो नारेबाजी हो रही है उसमें क्या कहा जा रहा है, आपको और अफसोस होगा वो सुन के। और जिहाद जो बोल रहे हैं, दिस इज नॉट जिहाद, दे आर नॉट डूइंग द जिहादी थिंग्स, दे आर स्प्रेडिंग हेट्रेड। सर ये बात हम और आप कह रहे हैं ना, दिक्कत यही है कि ये बात हम और आप जितने भी बुद्धिजीवी प्रगतिशील अपने आप को समझते हैं वो कहते हैं। मनीष, एक सवाल तो है ही, देखिए एक आइडियल सिचुएशन है जिसकी बात मजरूल साहब कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में वो आइडियल सिचुएशन अब है कहां? कौन ये जिहाद नहीं है कौन ये आतंकवाद है नहीं है, इसकी बात कर रहा है। सड़कों पर जिसको जैसा लग रहा है वैसा कर रहा है, आप उसको कंडेम करते रहिए, लेकिन आपका सिस्टम तो कोलैप्स है, आपका सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। यूनुस सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, बाद में अफसोस जता देने से सर, बाद में रिग्रेट कर देने से चीजें ठीक तो नहीं हो रही हैं। ये एक बहुत चिंता की बात है। और देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अभी हमले हो रहे हैं, और एक और खबर हम आपको बता रहे हैं कि झेनाइदह में कनक कांति दास पर हमला हुआ और अवामी लीग के हिंदू नेता के घर को जला दिया गया। कट्टरपंथियों ने हिंदू नेता के घर में आगजनी की है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें बांग्लादेश में अलग अलग जगहों से आ रही हैं जो कि चिंताएं बढ़ा रही हैं। और आगजनी से पहले हिंदू नेता का घर लूट लिया गया, घर का सामान लूट कर ये कट्टरपंथी जिहादी लेके चले गए, और झेनाइदह में जिहादी कट्टरपंथियों का उपद्रव लगातार चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई रोक टोक नहीं है, उन पर कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। और ढाका में कट्टरपंथियों के निशाने पर अल्पसंख्यक हैं, लगातार अल्पसंख्यकों के घरों को आग लगाई जा रही है, लूटपाट की जा रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। ढाका की बात करें, ये राजधानी ढाका की खबर है, तस्वीरें वहां की हैं। ढाका में जगह जगह आगजनी की जा रही है, और ये तस्वीरें इसलिए भी चिंता की बात है कि ये उस जगह से तस्वीरें निकल के आ रही है जहां पर सरकार बैठी हुई है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, चारों तरफ उपद्रव हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, लोग वीडियो बना रहे हैं, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है उनको। और उपद्रवियों ने ढाका में जबरदस्त हिंसा की है, शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला किया। कट्टरपंथियों ने शेख मुजीब का घर जला दिया। कट्टरपंथियों के निशाने पर शेख हसीना का परिवार है। और ढाका से लेकर चिटगांव तक अटैक हुए हैं, और सांस्कृतिक भवनों में भी तोड़फोड़ की गई है। चुनाव से ठीक पहले जला बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में आप देखिए, एक तरफ कहां तो चुनाव होने वाले थे और कहां अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो कल्चरल सेंटर्स थे उनको भी निशाना बनाया गया है। समझ सकते हैं आप कि आखिर मंशा क्या है इस पूरी हिंसा की प्लानिंग के पीछे, इस ब्लूप्रिंट के पीछे। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर ये जो हमले हो रहे हैं, देखिए झेनाइदह में कनक कांति दास पर हमला हुआ, जैसा हमने आपको बताया भी था, और अवामी लीग के हिंदू नेता का घर था, उसे जला दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, पहले दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई, शव को लटकाकर आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ वहां पर नारेबाजी करती रही, वीडियो बनाए जा रहे। सबसे घिनौनी तस्वीर अगर कह सकते हैं, जैसा मनीष भी कह रहे थे, सबसे घिनौनी तस्वीर बांग्लादेश की यही है कि वहां खड़े लोग वीडियो बना रहे थे और एक इनोसेंट आदमी को उसके जस्ट रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से, क्योंकि वो माइनॉरिटी हिंदू था, उसे ऐसे जलाया जा रहा था। और कनक कांति दास के घर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। ये सारी तस्वीरें सच में अपने आप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। और जैसा कि ब्रजेश सर भी कह रहे थे कि इसके पीछे की बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन ब्रजेश सर, इसका एंड क्या देख पाते हैं आप? हम जब भी ऐसी चीजें देखते हैं तो एक परसीव होता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। क्या इसका एंड रिजल्ट बांग्लादेश की वो आइडेंटिटी जिसके लिए बांग्लादेश जाना जाता था, वो उसका खात्मा है? क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में हमने पूरे के पूरे एक मुल्क के कैरेक्टर को बदलते हुए देखा है। एक नहीं, कई देश ऐसे हैं और जहां पर ऐसे ही कट्टरपंथ जन्म लेता है और पूरा का पूरा मुल्क अपनी पुरानी कंपोजिट आइडेंटिटी को छोड़ के कुछ और पहन लेता है। रवि, जितने हमारे नेबर्स हैं
उसमें बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश की जो बॉर्डर्स है हमारे 6 स्टेट्स के साथ लगती है। वो बांग्लादेश के पूर्व में वो कहते हैं त्रिपुरा और मिजोरम से लेकर पश्चिम में पश्चिम बंगाल तक, इतना बड़ा देश है। हमारे जो संबंध हैं बहुत तगड़े हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे रिश्ते जो हैं खासकर उनके लोगों के साथ पीपल टू कॉन्टैक्ट बना रहे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं मेडिकल के लिए, अपने मेडिकल नीड्स के लिए, हेल्थ नीड्स के लिए, एनर्जी के लिए, एजुकेशन के लिए एंड व्हाट हैव यू। और इलीगली भी हमारे यहाँ आके रहते हैं, तो वो तो रही कहानी। यहाँ दूसरी बात तक है कि वहाँ क्या हो रहा है, इसकी पीछे अगर जानना चाहें तो मैं समझता हूँ मोहम्मद यूनिस इसके हमारे सामने हमारे लिए इसके लिए विलन कहलाएंगे। 2 चीज़ें हो रही हैं। 12 फरवरी को इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस के जो सर्वे किए जा रहे हैं उसमें लग रहा है कि बेगम जिया की पार्टी आगे चल रही है। ठीक है। दूसरा डेट है 25 दिसंबर का। तारिक जिया जो बेगम जिया के लड़के हैं, जो कार्यवाहक उनको संभालेंगे पार्टी को, क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो ढाका में आ रहे हैं। और इस माहौल के अंदर ये जमीन खिसकती जा रही है यूनुस साहब के नीचे से। ठीक है, तो यानी आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि यूनुस के चेहरे को कैसे बनाया रखा जाए। जो पीछे की कट्टरपंथी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो ये कहानी लिख रहे हैं, और जो आपने बात कही उसी में आगे की खबर, आगे का पूरा एनालिसिस हम जोड़ के बताएंगे। कि सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में जो चुनाव है, और यही इसके पीछे की वजह है कि मोहम्मद यूनुस ने ये दंगाई चाल चली है, जैसा कि ब्रजेश सर भी ये बात कह रहे थे। इस प्लान को समझिए। प्लान 1 जो है उसके बारे में क्या खबर आ रही है। देखिए, आम चुनाव है 12 फरवरी को, और इस इलेक्शन को टालने की यह कोशिश हो सकती है ताकि करंट रिजीम चलता रहे। प्लान नंबर 2, अवामी लीग पर बैन लगाकर और अवामी लीग को एक तरीके से इस पूरे चुनावी रेस से बाहर रखा जाए। लंदन में बीएनपी के तारिक रहमान हैं इस वक्त, और बीएनपी का आधार फिलहाल यहां पर नहीं है। तो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी यूनुस के साथ खड़ा है, और यही वजह है कि उनको फ्री हैंड इस वक्त मिला हुआ है। जमाते इस्लामी को बढ़त ऐसे में मिल सकती है। अगर यही स्थिति बनी रहती है तो यूनुस फिर से राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक तरीके से चुनाव को टाल के ये कंट्रोल बनाए रख सकते हैं ये कट्टरपंथी, और फिर जैसा चाहे वो बांग्लादेश में कर सकते हैं। और आज बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक है। आज उस्मान हादी का नमाजे जनाजा है और माणिक मियां एवेन्यू में अंतिम संस्कार होगा। कवि नजरुल की कब्र के पास दफनाया जाएगा और पूरे बांग्लादेश से समर्थक ढाका पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो एक कह सकते हैं, ये जो आयोजन भी है, अगर देखें तो इसका भी एक पॉलिटिकल मकसद दिखाई देता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि इसको एक इवेंट के रूप में यूनुस ने कन्वर्ट किया ताकि कट्टरपंथ को और हवा दी जा सके। हादी के जनाजे पर अमेरिका की एडवाइजरी भी आई है। ढाका में आज फिर भारी भीड़ की संभावना है। अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भीड़ और प्रदर्शन के बीच न जाने की उनको सलाह दी गई है। तो देखिए, अमेरिका की अपने लोगों को लेकर भी चिंताएं हैं ढाका में आज के हालात को देखते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हवा कौन दे रहा है? वो वही व्यक्ति है जो अमेरिका का लाडला हुआ करता था। इस पूरी सिचुएशन को हवा भी वही व्यक्ति दे रहा है जो इस वक्त बांग्लादेश में पावर में बैठा हुआ है। तो यूनुस सरकार एक तरफ विफल हो रही है या सफल हो रही है, बहुत बड़ा सवाल है। विफलता अगर आप देखें गवर्नेंस के मामले में तो वो तो दिख रहा है, लेकिन जो जिहादी एजेंडा है, कट्टरपंथ का एजेंडा है, जिसके लिए इनको बिठाया गया, उसमें शायद वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। यूनुस सरकार ने कैसे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया, जरा कुछ अहम बातें हम आपको भी बता रहे हैं। हादी के हमलावरों के नाम जारी किए। फैसल करीम, आलमगीर शेख का नाम बताया गया और कहा गया कि हमलावर भारत में भाग गए। हसीना की तरह शरण देने का झूठ फैलाया गया। भारतीय उच्चायुक्त को तलब भी किया गया। हमलावरों को बांग्लादेश को सौंपने की मांग की गई। भारतीय उच्चायुक्त ने आरोपों को खारिज कर दिया। अब बड़ी बात क्या है, भारत पर दोष मढ़ने की यूनुस की साजिश थी। भारत विरोधी माहौल बनाने का षड्यंत्र था। मुनीर की साजिश पर एक तरीके से मुहर वो लगा रहे हैं। तो ये सारा कुछ स्क्रिप्ट नजर आ रहा है कि आखिर मकसद क्या है। और जो सबसे बड़ी चिंता है वो कि बांग्लादेश को एक गृह युद्ध की आग में जलाने की ये पूरी प्लानिंग क्या कामयाब हो जाएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए।